स्वागत आप सभी का उमंग पीएससी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक जैसे थंबनेल में देख लिए होंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास होगा, जो कि जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं सीजीपीएससी और जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम होगा, सारे एग्ज़ाम में ये जो वीडियो रहेगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत कम टाइम में ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ याद करा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें संपूर्ण चीज़ों को न लेते हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे संभावना है कि 90% क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, ऐसे सारे चीज़ों को कवर किया गया है ना। तो देखते रहिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा लगातार इससे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास में हमें पता है भाई कि शुरू में हमारे जो पूर्वज क्या थे, बंदर थे। ठीक है, बंदर से फिर ये मानव के रूप में आए, है ना। मानव के रूप में निवास करना शुरू किए लोग, स्थायी निवास। तो कौन सा जीवन जीते थे उस समय? आदि मानव वाला ही लोग। ठीक है, आदि मानव वाला जब जीवन जीते थे तब इनके पास इनके संबंध में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होगा, है ना। तो आदि मानव उस ज़माने में जो भी पेंटिंग किए हुए हैं, पेंटिंग बोलने से कुछ भी चित्र बना दिए हैं पत्थर पर, है ना। मेनली जो पाषाण काल का मतलब, पाषाण का मतलब पत्थर ही होता है। तो पत्थर में कुछ चित्र उकेरेंगे ये, है ना। जैसे मनुष्य का चित्र हो जाएगा, तोरण, पताका, मीन, ये कुछ कुछ जानवर का, ये सब चित्र ये उकेरेंगे, है ना। उसके बाद आदि मानव धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ेंगे, है ना। और ये बहुत सारी सभ्यता विकसित हो जाएगी। इसी सभ्यता में से एक जो सभ्यता रहेगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा, है ना, जो कि भारत का ये नॉर्थ वाला पोर्शन में देखते हैं। यहाँ पे एक नगरी सभ्यता विकसित हो गई थी। इधर से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग में बहती है ना। तो इधर से बहुत सारी इसके सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी के। तो आसपास के इलाके में, ये भारत के ख़ास तौर पे इस वाले क्षेत्र में, भारत के इधर वाले क्षेत्र में, और ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। अफ़गानिस्तान के 2-4 हिस्सा ये भी आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान वाले। तो तीनों मिलाकर जो तीनों कंट्री में फैला हुआ था आपके सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ पे एक नगरी सभ्यता था। ठीक, आदि मानव से क्या बता रहे हैं हम लोग कि कई सौ सालों बाद, है ना, अचानक से आदि मानव से सिंधु घाटी में आ गया, ऐसा नहीं होगा। आदि मानव से कई सौ सालों बाद फिर ये धीरे धीरे सभ्यता विकसित होगी स्थायी निवास का। तो वैसे स्थायी निवास कौन सा था आपके? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इस दौरान ये लोग क्या कर लिए थे? सिंधु घाटी सभ्यता वाले लिखना पढ़ना जानते थे, है ना। लेकिन ये जो भी लिखे हुए हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। हम लोग बोलने से जो जितने भी आर्कियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले हैं वो इस चीज़ को नहीं पढ़ पाए हैं कि सिंधु घाटी वाले लिखे क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या? धीरे धीरे इसका भी, सिंधु घाटी सभ्यता का भी पतन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी पतन होगा उसके बाद भारत में कौन आते हैं? आर्य सभ्यता आएगा। ठीक है, इसी आर्य सभ्यता को 2 भाग में बांटा जाता है। एक ऋग वैदिक काल बोला जाता है ना, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्यों बोला जाता है भाई? हिंदू धर्म में कितने वेद है आपके? 4 हैं, है ना। तो पहले जो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, पहले लिखा गया था। उसके बाद में बाकी 3 वेद लिखे गए हैं, है ना। तो उस जो वैदिक एरा है उसको क्या बोला जाता है? उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, तो जिस काल में हमारे आर्य समाज के, आर्य समाज नहीं बोलूँगा, आर्य सभ्यता वाले ऋग्वैदिक और जितने भी वेद है वो सबको लिखने वाला काम करेंगे, है ना। वो एरा, जिस एरा में ये लिखा जाएगा उस एरा को क्या बोला जा रहा है? आपके वैदिक काल बोला जा रहा है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। उत्तर वैदिक में हम जानते हैं कि अतरंजी खेड़ा करके एक जगह है, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा में क्या मिल जाएगा? आपके लोहे की खोज हो जाती है इस जगह से। उसके बाद लोहे की खोज जब हो जाएगी तो क्या करेंगे? लोग स्थायी निवास करना शुरू कर देंगे, क्योंकि खेती वेती का अब साधन मिल जाएगा। लोहे से बहुत सारे औजार बनाएंगे, है ना, और खेती करेंगे, स्थायी खेती। हमें पता है आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। इस समय जो पशु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था इस ज़माने में, आय का सबसे प्रमुख स्रोत था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा में क्या हो जा रहा है? आपके लोहे की खोज हो जा रही है। अब लोग स्थायी निवास करना शुरू करेंगे। स्थायी निवास जब करेंगे, लोहा आ गया तो औजार भी बनाएंगे। एक दूसरे को यहाँ पे चलेगा युद्ध वाला चीज़ भी। ठीक है, युद्ध वाला चीज़ जब चलेगा तो छोटे छोटे जनपद आपके निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जनपद धीरे धीरे महाजनपद में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा? महाजनपद में। उसी महाजनपद में
हमें पता है इंडिया में 16 महाजनपद थे, ठीक है। उसी महाजनपद में से सबसे जो पॉपुलर हुआ, सबसे शक्तिशाली हुआ आपके मगध महाजनपद। मगध देखते हैं ना, खास तौर पे जो इधर का इलाका है आपके पाटलिपुत्र, अभी जो पटना बोलते बिहार वाला इलाका, वहाँ पे सबसे शक्तिशाली महाजनपद का उदय होता है, जिसका नाम क्या रहेगा, मगध। आसपास वाले को क्या करा देगा, ये सरेंडर करा देगा। सरेंडर बोलने से एक प्रकार से सबसे पावरफुल खुद रहेगा और दूसरे सारे इसके अंडर में आ जाएंगे, मगध वाले के अंडर में, ठीक है। और यहीं से फिर आपके जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, दुनिया भर के वंश है, वो सब वंश चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर एंट्री होती है आपके मौर्य वंश की, ठीक है। हर्यक, शिशुनाग, ये सब चलते रहेगा। तब आपके देखे होंगे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, उनका जब रोल आएगा यहाँ पे, तो नंद वंश रहेगा, उसको साइड करके मौर्य वंश की स्थापना ये कर देंगे, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे आपके बहुत सारे वंश आएंगे, बीच में आपके विदेशी आक्रमणकारी भी आएंगे। इस टाइप से आपका इतिहास कंप्लीट चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो चल रहा है मगध महाजनपद, ये सबको प्राचीन भारत में लिया जाएगा, ठीक है। इसका जो आपके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में भी मिले हुए हैं, तो इसमें देख लेंगे मौर्य काल में क्या साक्ष्य मिले हैं, महाजनपद में कौन से महाजनपद का हिस्सा था, वैदिक जो सिंधु घाटी का साक्ष्य है कि नहीं छत्तीसगढ़ में, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। 6 मिनट का टाइम लिया हूँ, लेकिन कुछ सिखाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। बहुत सारे भाई लोग, बहन लोग पहले से जानते होंगे इस चीज़ को, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब शुरू करेंगे हम लोग। उस काल को किस नाम से जाना जाता था, पर्टिकुलर अलग अलग काल को, और क्या चीज़ हुआ, उसी सीक्वेंस में छत्तीसगढ़ में क्या मिला है वो सब देखेंगे हम लोग। शुरू में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल जो चलेगा हमारा। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। इतिहास को अगर मैं देखूं, अगर हम बांटे इस इतिहास को, तो कौन कौन से भाग में बांट सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे आदि मानव वाला जो चीज़ बता रहा था, किस में आएगा ये, आपके प्रागैतिहासिक काल में। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी पत्थर है वहाँ पे चित्रकारी उकेरते थे, साथ ही इनके पत्थर से औजार बनाते थे, है ना। तो बहुत सारे औजार भी इनसे प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में एक प्रकार से आपके इस टाइप का सिनेरियो रहेगा। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें कौन आएगा, आपके सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। लिखित साक्ष्य तो हमें मिला हुआ है ना। ऊपर देखें ना, सिंधु घाटी में ये लोग लिखना पढ़ना जानते थे और लिखे भी हुए हैं, लेकिन उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। वैसे काल को क्या बोला जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा, आपके सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। उसके बाद ये वैदिक एरा देखेंगे। आपके वैदिक एरा में 4 वेद लिखे गए, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष रूप से कोई वर्णन नहीं है, ऐसा पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद ये महाजनपद काल में चेदी महाजनपद का हिस्सा था छत्तीसगढ़, है ना, प्राचीन छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, ठीक। उसके बाद आपके मध्यकाल में किस टाइप से रहा, क्षेत्रीय राजवंश कौन से रहे, आधुनिक काल में अंग्रेज लोग का क्या प्रभाव रहा, ठीक है। ये सब चीज़ हम देख लेंगे। शुरू करेंगे आपके प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है, और ट्रिक से याद करेंगे इसको। पाषाण कालिक जो स्थल रहेगा छत्तीसगढ़ में, 4 भाग में बांट के देखेंगे इसको। कौन सा, पूरा पाषाण काल रहेगा, मध्य पाषाण काल रहेगा, उत्तर पाषाण काल रहेगा और नव पाषाण काल रहेगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल को याद करेंगे हम लोग, एक कहानी से याद कर लेंगे। महान सिंगापुर, सारे को याद कर लेंगे इसी एक ट्रिक से। महान सिंगापुर है, इसका धन कहाँ पे मिला है, महान सिंगापुर में ही मिला हुआ है। महान सिंगापुर का धन कहाँ पे मिला हुआ है, महान सिंगापुर में मिला हुआ है, ठीक है। ये हमारा ट्रिक रहेगा। और महान सिंगापुर के पर्टिकुलर कौन से क्षेत्र में मिला है, तो ABCD में मिला है। ABCD को ABCT पढ़ लेंगे हम लोग, कहाँ पे मिला है, सिंगापुर के ABCT में मिला हुआ है। इससे हम लोग पाषाण कालिक छत्तीसगढ़ के मेन स्थल है उसको याद कर लेंगे, ठीक है। महान से क्या हो जाएगा, महानदी घाटी में मिला हुआ है पूरा पाषाण काल के साक्ष्य, ठीक है। और ये सिंगापुर से सिंघनपुर करके एक जगह है, आपके रायगढ़ में है ये, ठीक है। सबसे पुराना साक्ष्य वाला कोई स्थल है छत्तीसगढ़ में, पूरा तात्विक वाला कौन सा रहेगा, वो सिंघनपुर रहेगा, ठीक है। सिंगापुर ना होके सिंघनपुर है, वो याद करने के लिए सिंगापुर किए थे। क से क्या हो जाएगा, काबरा पहाड़। काबरा पहाड़ में मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाषाण कालिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाषाण कालिक साक्ष्य बोलने से समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई गुफा होगा या कोई पत्थर चट्टान होगा, वहाँ पे इस प्रकार से चित्र उकेरी गई होगी, ठीक है। आदि मानव जो पाषाण काल में जो भी मनुष्य निवास करते थे उनके द्वारा,
ठीक है। फिर उत्तर पाषाण काल में आपके धनपुर जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में है, यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। अगेन महानदी घाटी में और सिंघनपुर में, दोनों जगह में उत्तर पाषाण के भी साक्ष्य मिले। एक जगह में पॉसिबल है ना कि उसमें पूरा पाषाण के भी साक्ष्य मिल जाए, उत्तर पाषाण का भी साक्ष्य मिल जाए, जैसे ये दोनों में मिला हुआ है, ठीक है भाई। आगे देखेंगे ABCT से अर्जुनी, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन, कहाँ पे है? बालोद, ठीक है। और उसके बाद बोंटिल, ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी PSC एक बार क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या ले चुके हैं? राजनांदगांव ले चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे शोध है, उससे पता चलता है कि अभी फिलहाल कहाँ पे है ये? बालोद में। टेरम कहाँ है? आपके रायगढ़ में। तो ये सारे हो जाएगा आपका याद करने वाला काम, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेंगे पर्टिकुलर ये सारे जगह हैं, उसमें से खोजकर्ता कौन है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। सिंघनपुर और कावरा पहाड़ दोनों कहाँ पे है? रायगढ़। हाँ, रायगढ़ में इतने सारे स्थल है पाषाण कालिक, इसी कारण इसको शैलाश्रयों का प्रदेश बोला जाता है उसको, ठीक है। आपके में अगर क्वेश्चन आ जाए शैलाश्रयों का घर किसको बोला जाता है, तो रायगढ़ का बोला जाता है। सबसे ज़्यादा पाषाण कालिक स्थल या क्षेत्र कहाँ प्राप्त हुए? रायगढ़ में, ठीक है। इधर देख लेते सिंघनपुर कावरा पहाड़ दोनों है रायगढ़ में। इसके जो शुरू में खोजा था एंडरसन ने, ठीक है। धनपुर देख लेंगे, डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा खोजा गया धनपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला, ठीक है। और प्रोफेसर कामले हैं, दोनों मिलकर इसको खोजे हुए हैं। सीता बेंगरा देखेंगे, कर्नल आउसले, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, झपी बेंगरा, फुलसुंदरी बेंगरा, बहुत सारे बेंगरा वाला जो भी रहेगा सब रामगढ़ की पहाड़ी में है। और ये रामगढ़ की पहाड़ी पर्टिकुलर कहाँ है? आपके सरगुजा जिले में है ये, ठीक है। और कौन खोजा था यहाँ पे? कर्नल आउसले ने खोजा हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी को डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल दोनों मिलकर इसको खोजे हुए हैं। ये हो गया खोजकर्ता वाला चीज़। अब आगे आएंगे हम लोग महापाषाण काल में बढ़ते हैं। महापाषाण, महा का मतलब हो जाएगा बड़ा, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, ठीक है। जिस काल में बड़े बड़े पाषाण, बड़े बड़े पत्थर का उपयोग शवों को गड़ाने के लिए, दफनाने के लिए यूज़ किया जाता था, उस काल को बोला जाता है महापाषाण काल। व्यापम में ये क्वेश्चन आया, महापाषाण का काल का अर्थ क्या है ना, या किस सेंस में इसका नाम लिया जाता है? तो जिस काल में बड़े पत्थरों का यूज़ क्या करते थे? शव को दफनाने के लिए। जैसे आप देखेंगे धनोरा, इसका पूरा नाम क्या रहेगा? गढ़ धनोरा, जो कि कहाँ है? आपके कोंडागांव में। वहाँ पे 500 इस प्रकार के महापाषाणी स्मारक प्राप्त हुए भाई, ठीक है, जिसे पट्टतुब भी बोला जाता है। पट्टतुब का संबंध किससे है? तो महापाषाणी जो स्मारक है या महापाषाणी शव दफनाने का जगह है, उसको बोला जा रहा है। कहाँ पे? गढ़ धनोरा, जो कि पर्टिकुलर कहाँ है? आपके कोंडागांव में। करीवदर, चिचारी, सोरर, ये सारे बालोद जिले में हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये महापाषाणी स्थल के उदाहरण है आपके। धमतरी बालोद रोड एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, और करका भाटा, ये भी आपके महापाषाण कालीन स्थल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके रामायण काल में। रामायण काल में देख लेंगे, दक्षिण कौशल बोला जाता था किसको? आपके छत्तीसगढ़ को। नीचे लिख दिया जाए, दक्षिण कौशल बोला जाता था आपके छत्तीसगढ़ को। और कोसली क्या थी? कोसली यहाँ की भाषा थी। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। छत्तीसगढ़ की भाषा रामायण काल में क्या थी? आपके कोसली। कुशस्थली, तो भगवान श्री राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश, ठीक है। तो भगवान जो कुश थे, उनके जो राजधानी का नाम क्या था? कुशस्थली, ठीक है। तो भगवान कुश की राजधानी कुशस्थली, ठीक है, राजधानी ये। उसके बाद अभी टोटल 75 साइट का रामायणकालीन साइट है, जिस पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया जा रहा है, ठीक है। कितना किलोमीटर का? ये भी आया हुआ है 2260 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल 75 साइट का विकास किया जाएगा। पहले चरण में जो विकसित किया जाएगा उसका नाम क्या है? आपके चंदखुरी। चंदखुरी कहाँ पे है? आपके रायपुर ज़िले में है। और क्यों फेमस है? यहाँ पे किसका जन्मस्थली है? तो माता कौशल्या का। माता कौशल्या के ही पुत्र कौन है? भगवान श्री राम। तो छत्तीसगढ़ में देखना एडवर्टाइजमेंट आता है छत्तीसगढ़ के भाषा श्री राम इस टाइप से करके, तो इसी सेंस में वो लिया जाता है। तो राजा भानुमंत इनके पिताजी हो जाएंगे। माता कौशल्या के पिताजी कौन है? राजा भानुमंत माता कौशल्या के पिता हो जाएंगे। यहाँ पे क्या थे? राजा थे, ठीक है भाई। और उसके अलावा क्या है? ये जो प्रमुख साइट है उसके बारे में देखेंगे नीचे। फूलबासन गाथा, इसके बारे में भी आपके PSC प्री में पिछले वाले में आया हुआ था। फुल बामन लिख दिया था इसको, फूलबासन को, ठीक है। तो फूलबासन गाथा का संबंध किससे है? रामायण काल से। फूलबासन क्या है? एक प्रकार से इच्छाधारी फूल है, जिसको माता सीता लक्ष्मण जी से आग्रह करती है कि
ये फूल हमें चाहिए, फूल बासन फूल, ठीक है। तो भगवान श्री लक्ष्मण है वो बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हुए वो फूल को लाकर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा फूलबासन गाथा। फिर उसके बाद रघुवंशम। रघुवंशम क्या है, बुक है, किनका बुक है ये, महाकवि कालिदास का, संस्कृत के सबसे महान लेखकों में से एक रघुवंशम लिखे हुए हैं, ठीक है। और कहाँ पे लिखे हैं, तो रामगढ़ की पहाड़ी में लिखेंगे भाई। और रामगढ़ की पहाड़ी बताए, सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा सब उसी स्थान पर है आपके। और वहाँ पे सरगुजा में है, तो सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार इसी बुक में लिखा गया है ना, कालिदास के द्वारा। उसके बाद इसका छत्तीसगढ़ में और बड़े राइटर आएंगे, पूजा के फूल नाम से इसका अनुवाद करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पूजा के फूल नाम से रघुवंशम का जो क्या बोलेंगे अनुवाद किया है वो कौन है, कौन से साहित्यकार है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है। देखेंगे 75 साइट में से मेन साइट रहेगा उसको, सिर, शिखा और पद, इससे हम कुछ कुछ मेन साइट है उसको याद कर लेंगे। फिर मैप के द्वारा और भी जो बचे साइट है उसको भी याद कर लेंगे। सिर मतलब जो सबसे शरीर का ऊपर वाला भाग हो गया, शिखा मतलब चोटी को बोल देते हैं, सर में चोटी रहता है, ठीक है। और उसके बाद पद, नीचे पैर वाले को क्या बोल दिया जा रहा है, पद। ये हमारा ट्रिक रहेगा। सर से 2 नाम देखेंगे, सर से, ठीक है, सरगुजा, और र से क्या हो जाएगा आपके रायगढ़, ठीक है। शिखा से 2 नाम हो जाएगा, शिवरी नारायण और खरौद। पद से 2 नाम हो जाएगा, पंचवटी और दंडकारण्य। यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ है उसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। कलर दूसरा चेंज कर दे, क्या कर देते हैं बिल्कुल। ये 1 मिनट रुकिए, कौन सा कलर ले, ये कलर काम करेगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सरगुजा में क्या है आपके, रामगढ़ की पहाड़ी बताया हूँ, जहाँ पे आपके सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा सब लगा हुआ है। यूँ देखें तो रामगढ़ पहाड़ी का ही हिस्सा है, लेकिन आप वहाँ जाके देखेंगे जोगी मारा, सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा ये तो एक ही जगह है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रामगढ़ की पहाड़ी ऐसा करके ऊपर भगवान श्री राम जानकी का मंदिर है वहाँ पे, है ना। तो ये स्थान सारे को रामगढ़ की पहाड़ी वाला एरिया मान लिया जाता है सरगुजा में। रायगढ़ में आपके राम झरना वाला इलाका हो गया, है ना। यहाँ पे भगवान श्री राम आए हुए थे राम वनवास के दौरान, तो 75 अलग अलग स्थान पर रुके हुए थे या फिर इस स्थान से गुजरे हुए थे, तो वैसे स्थान को हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर शिवरी नारायण बहुत ही फेमस माता सबरी है, अपने जूठे बेर खिलाई थी यहाँ पे, है ना, सभी तो जानते होंगे जो इनका प्रसंग है वो, ठीक। खरौद में खरदूषण का वध किए थे, ठीक। पंचवटी में आपके जो साउथ वाला पोर्शन हो गया, क्या हो जाएगा, माता सीता का हरण हुआ था। और दंडकारण्य में भगवान शिव की पूजा करेंगे भगवान श्री राम है वो, ठीक है। और उसके बाद ये आपके श्री राम वनगमन पथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। आपके महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, इस इलाके में सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी छतौड़ा, ठीक है। भगवान श्री राम एमपी वाले जो नदी है वहाँ से सीतामढ़ी हरचौका में सबसे पहले प्रवेश किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले कौन से स्थान पर प्रवेश किए थे, तो सीतामढ़ी हरचौका, फिर सीतामढ़ी छतौरा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखेंगे सूरजपुर में आपके सीता लेखनी पहाड़ी, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सीता लेखनी पहाड़ी का है सूरजपुर में, भगवान श्री राम जी के 75 जो स्थल है राम वन गमन के, उसमें से बहुत ही फेमस स्थल है ये। उसके बाद विश्रामपुर भी एक हो जाएगा सूरजपुर में, ठीक है। और इधर देखेंगे आप रामगढ़ की पहाड़ी, मैनपाट और महेशपुर, ये सब कहाँ है आपके सरगुजा ज़िले में स्थित है ना। भगवान श्री राम से संबंधित स्थल कौन से ज़िले में, ये भी पूछा जाता है आपसे। उसके बाद किलकिला देखेंगे आप, जसपुर में है। राम झरना रायगढ़ में, ऊपर डिस्कस किए हुए हैं। चंद्रपुर, चल चंद्रपुर जाबोगा, चंद्रहासिनी माता के दर्शन कर आबोगा, है ना। छत्तीसगढ़ी गाने सुने होंगे भजन आप, तो वो अभी फिलहाल शक्ति में है, नया जिला। और शिवरी नारायण इधर देख रहे हैं आप, शिवरी नारायण कहाँ पे आपके, जांजगीर चांपा। सिरपुर आपके कहाँ पे है, तो ये महासमुंद में है। राजिम में लोमस ऋषि का आश्रम है, यहाँ पे गरियाबंद में है राजिम, है ना, छत्तीसगढ़ का प्रयाग जिसे बोला जाता है। फिर मधुबन धाम हो गया, रुद्री हो गया, और सिहावा में सप्तऋषि आश्रम हो गया। ये तीनों कहाँ हैं, धमतरी में। कोंडागांव में धनौरा या गढ़ धनौरा, जिसके बारे में ऊपर डिस्कस किया, नारायणपुर का, नारायणपुर में ही रहेगा, ठीक है। चित्रकोट और कुटुमसर गुफा कहाँ है आपके, बस्तर में। ऊपर इधर गीदम दिखाई दे रहा होगा, कहाँ है आपके, दंतेवाड़ा में। रामाराम, यहाँ पे चिटमिटिन माता के मेला लगता है या पूजा होता है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। और ये कोंटा, दोनों कहाँ है आपके, सुकमा में। फिर यहाँ से साउथ इंडिया
भगवान श्री राम चले जाएंगे। ये है आपके मेन स्थल। ठीक है, आगे देखेंगे महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था भाई? छत्तीसगढ़ को उस समय बोला जाता था प्राक कौशल। क्या बोला जाता था? प्राक कौशल। प्राक कौशल किसको बोला जाता था? छत्तीसगढ़ को बोला जाता था। ठीक, उसके बाद कांतर। कांतर राज्य किसको बोला जाता था? बस्तर या दंडकारण्य को बोला जाता था। कर्ण के दिग्विजय में किसका उल्लेख है? छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। अब महाभारत में देखेंगे, है ना, 5 पांडव, कर्ण, ये सब जो है इनका नाम आता है, कौरव पांडव ये सबका। ठीक है, प्राक कौशल में इधर देख लीजिए आप लोग, जो 5 पांडव में से एक है सहदेव, है ना, इनका ये एरिया था हमारे छत्तीसगढ़। और उसके अलावा जिक्र ये भी आता है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण साइड में छत्तीसगढ़ का इलाका क्या था? विंध्याचल के दक्षिण में, इसी कारण दक्षिण कौशल बोला जाता था ना। ठीक है, तो इस एरिया में राजा नल का भी राज्य हुआ करता था, ऐसा उल्लेख आता है। अब महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, इसके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले आपके रतनपुर में ताम्रध्वज की राजधानी थी। ताम्रध्वज किसके किसके बेटे हैं? राजा मोरध्वज के। राजा मोरध्वज की कहानी सब सुने होंगे। दानवीर अपने बेटा को आरा में चिरवा देते हैं, है ना। भगवान इसकी परीक्षा लेने आए रहते हैं, जो भगवान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आए रहेंगे। ठीक है, तो इनकी दानवीरता का परिचय लिया जाता है। तो राजा मोरध्वज क्या करेंगे? अपने बेटे को आरे में चिरवा देंगे। गाना भी बना है, बेटा ल चिरे आरामा, कौन जनी काकर सहारामा, बेटा ल चिरे आरामा, इस टाइप से चलता है ना। तो आपके रतनपुर, आरंग, रायपुर, ये सारे इलाके में इन्हीं राजा का उस समय राज रहेगा, राजा मोरध्वज का। ठीक है भाई। और उसके बाद गुंजी जो ऋषभ तीर्थ के नाम से फेमस है। भीमा तालाब यहाँ पे मिला हुआ है। खल्लारी, है ना, खल्लारी में क्या है? आपके भीम पाव है। खल्लारी महासमुंद गए होंगे आप, देखना, बड़ा सा भीम पाव की आकृति में बड़ा सा गड्ढा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? लाक्षागृह खल्लारी में मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद आरंग में भगवान भगवान नहीं बोलूँगा, राजा मोरध्वज का किस्सा आता है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो राजा मोरध्वज का जो क्षेत्र था बताया हूँ, आरंग, रायपुर, रतनपुर, ये सारे क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपके सिरपुर में बभ्रुवाहन, जो किसके पुत्र है? अर्जुन के पुत्र हैं। इनका जो क्षेत्र था, राजधानी था। इसके बारे में ये भी आ जाता है कि खल्लारी को क्या बोला जाता था? खल्लर वाटिका। आरंग को भांडेर, है ना, और सिरपुर को श्रीपुर या चित्रांगतपुर बोला जाता था। रतनपुर को रत्नपुर। ठीक है, गुंजी हो गया उसको ऋषभ तीर्थ, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे आपके जैन धर्म के छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं, उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले भगवती सूत्र में, जैन धर्म में एक फेमस बुक है भगवती सूत्र, उसका नाम है। इसमें दक्षिण कौशल का उल्लेख आता है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा स्थल है जहाँ पे जैन धर्म से संबंधित पुराने जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। गुंजी में, जो कि फिलहाल कौन से ज़िले में है? शक्ति ज़िले में है। ऋषभ देव का जिक्र है यहाँ पे, जो कि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? पहले नंबर पे। ठीक है, नगपुरा में देख लेंगे, जो कि कहाँ पे? दुर्ग में। यहाँ पे पार्श्वनाथ जी का जिक्र आता है, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के। आरंग में देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे? ये रायपुर में। और भगवान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, इनका जिक्र है। ठीक है, या इनसे संबंधित स्थल है, जिक्र ना बोल के, इनसे संबंधित स्थल वहाँ पे है। भाटागुड़ा में देख लेंगे, कहाँ पे? ये बस्तर में। ठीक है, भगवान जो शांतिनाथ है 16वें नंबर के तीर्थंकर। ठीक है, इनसे संबंधित है ये। उसके अलावा बकेला कहाँ है? कवर्धा में। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है बकेला भी। उसके बाद बेनीबाई धनपुर में है, और धनपुर का है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। इनका जैनी धर्म का प्राचीन व्यापारिक केंद्र है ये। ठीक है, जैनी मूर्ति कला का साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है। उसके अलावा मल्हार भी एक फेमस जगह है जहाँ पे जैनी यक्षिणियों का साक्ष्य आपको मिला हुआ है। ठीक है, और सिरपुर को भी ले सकते हैं इसके अलावा भी। ठीक है, देख लेंगे अब बौद्ध धर्म के बारे में देख लेंगे कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं। तो पहले हम कुछ बुक्स देखेंगे। बुक्स कौन से हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपके अवदान शतक। इसमें छत्तीसगढ़ में भगवान गौतम बुद्ध आए थे, इसका जिक्र है इस बुक में। ठीक है, अवदान शतक में। अंगुत्तर निकाय दूसरा बुक है, इसमें दक्षिण कौशल का उल्लेख है। ठीक है, कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो भाग है उसको क्या बोला जा रहा है? दक्षिण कौशल। उसके बाद सीयूकी है एक, किसके द्वारा लिखा गया? वेनसांग।
जिसको बोला जाता है चीनी यात्री है, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, पढ़े होंगे इनके बारे में, ठीक है, जो हर्षगुप्त के काल में आया था। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भी यात्रा करेंगे। हर्षगुप्त के समय छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के महासेव गुप्त बालार्जुन का काल था यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय ये छत्तीसगढ़ में आएंगे और पर्टिकुलर सिरपुर और मल्हार की ये यात्रा करेंगे और अपने जो बुक है सीयू की, इसमें वर्णन करेंगे छत्तीसगढ़ का। बोलेंगे यहाँ पे 1000 से अधिक बौद्ध स्तूप है, ये सब चीज़ें वर्णन करेंगे। और छत्तीसगढ़ को कौशल बोला जाता था, तो ये क्या बोलेंगे, कियासलो बोलेंगे, ठीक है भाई। इतना सब चीज़ हो गया बुक्स के बारे में। अब फेमस स्थल देख लेंगे। आपके जो महासमुंद में सिरपुर है, इस महासमुंद के सिरपुर में क्या मिला है, आनंद प्रभु कुटीर मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ है मतलब यहाँ पे है बौद्ध धर्म से संबंधित। और उसके अलावा आपके ये स्वास्तिक विहार भी यहाँ पे स्थित है सिरपुर में। भोंगापाल, बौद्ध धर्म से संबंधित भोंगापाल कौन से ज़िले में है, ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, कोंडागांव जिले में है, ठीक है। उसके अलावा आपके मल्हार, कहाँ पे है मल्हार, आपके बिलासपुर में है। यहाँ भी भगवान जो गौतम बुद्ध है उससे संबंधित साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। सिरपुर में एक और याद कर लेना, जो माता तारा की जो अद्वितीय प्रतिमा मिला हुआ है, ठीक है। शायद इसको यूएसए ले गए थे, उसके बाद फिर लाया गया, ऐसा कुछ है इनका, ठीक है। बहुत ही अद्वितीय टाइप से वो मूर्ति है। तुरतुरिया में भी क्या है, तुरतुरिया का है आपके बारनवपारा अभयारण्य वाला क्षेत्र है, वहाँ पे है। और यहाँ पे भी भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारा था, बहुत 26 मिनट के टाइम में हम बहुत सारे चीज़ों को कवर कर लिए और बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए हम लोग, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा रहता है, ठीक है। वीडियो अगर सही लगे तो क्या करेंगे आप, लाइक करेंगे, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, कि बहुत सही चीज़ है, इससे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट आपको इससे बहुत जल्दी मिल जाएगा भाई, चाहिए रहेगा आपको तो, ठीक है। और रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर वो लेट से आएगा, फिर ऐसा जो वीडियो रहेगा वो, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम समय में इस टाइप से कंटेंट मैं नहीं मानता कि कोई यूट्यूबर आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, चाहे आप पेड बैच क्यों ना यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, पैसा दे के भी क्यों ना पढ़ रहे होंगे, इस टाइप से चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।